रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब सीटेट के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसके लिए आपको मेरा वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि हमने कक्षा 3, 4, 5 की सभी किताबों से जो एनसीईआरटी पैटर्न पर हैं उनसे हस्तलिखित नोट्स तैयार किए हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ईबीएस का वीडियो अब आप चाहें तो ऑडियो सुन सकते हैं, आराम से लगा दीजिए और आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। पर ईबीएस में एनसीईआरटी में एनसीएफ ने 6 थीम्स दिए हैं, जिसमें परिवार एवं मित्र दिया है, भोजन है, जल है, यात्राएं हैं, आवास हैं और जो चीज़ें हम कर सकते हैं उनका भी उसने जिक्र किया है। तो परिवार एवं मित्र को जंतु जगत, वनस्पति जगत और मानव जगत में विभक्त किया है। तो जंतु जगत के जो टॉपिक हैं उन पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बुक, सारी बुकें हम क्लियर करने वाले हैं। कितना भी बड़ा वीडियो हो जाए आपको अंत तक देखना है, क्योंकि कम से कम 15 क्वेश्चन इसी वीडियो से आ सकते हैं आपको ईबीएस में। तो जंतु जगत में स्लॉथ, सांप, हाथी, बाघ, शेर, डॉल्फिन, नीली हवेल, मकड़ी, केचुआ, चील, बाज, गिद्ध, पश्मीना, मधुमक्खी, गिलहरी, चूहा, इनका ही वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में है। तो सबसे पहले स्लॉथ की बात करते हैं। तो स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। स्लॉथ पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती में 17 घंटे सोता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। स्लॉथ की आयु लगभग 40 साल है। स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। स्लॉथ सप्ताह में एक दिन सोच के लिए उतरता है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी है। अधिकांशतः स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। सांप, सांप एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। भारत में कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। याद रखना, आपको सिर्फ जहरीले 4 प्रकार के सांप है, बाकी जो प्रजातियां हैं वो काफ़ी हैं सांपों की। इसमें नाग, जिसे किंग कोबरा बोलते हैं, एकमात्र नाग है जो अपना घोंसला बनाता है। करैत, अफाई, डुबोइया। सांप के 2 विषैले दांत होते हैं, जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। सांप काटने की दवा सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जो विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होती है। सांप के दांत होते हैं, लेकिन यह अपने भोजन या शिकार की ओर सीधा निकल जाता है। सांप के कान नहीं होते, लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है। सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकलने वाली ध्वनि की कंपन के अनुसार अनुक्रिया करता है। नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा जीव अजगर है। विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं, जिसे लिंग हुफेन कहा जाता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियां पाई जाती हैं। बाघ के बालों या अन्य जीवों के अलग अलग रंग बालों के कारण से होता है, जलवायु या वातावरण से नहीं। तो बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं। बाघ के समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। बाघ को नर बच्चा 3-4 साल की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। बाघ का जन्म के समय वजन जो बच्चा होता है उसका 2 से 2.5 किलोग्राम का होता है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। जैसे ही कोई बाघ दूसरे के इलाके के पास पहुंचा या तुरंत पहचान लेता है कि वह दूसरे इलाके का है। बाघ अंधेरे में भी हमसे 6 गुना तेज देख सकता है। बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना सकता है। बाघ जंगल में पत्तियों में सरसराहट या हिलने के कारण को दूर से ही पहचान जाता है कि पत्तियों में हिलने या सरसराहट किसी जीव के आने के कारण से है या हवा के कारण से है। बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं या चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघों की आबादी तेजी से घट रही है। इसका मुख्य कारण बाघों का अवैध शिकार एवं प्राकृतिक आवास का निवास है। अवैध शिकार इसकी खाल के कारण से हो रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यूके से शुरू किया। अब शेर के बारे में देखते हैं। शेर भूरे रंग का होता है। जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक शेर गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। शेर समूह में रहते हैं और शेरों के एक समूह में 10-12 शेर, शेरनियां एवं बच्चे रहते हैं। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। शेर की भी अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। मकड़ी, मकड़ी ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है, क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं, इसलिए मकड़ी के 8 पैर होते हैं।
मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। सामाजिक कीट वर्ग में निम्न जीव आते हैं जैसे मधुमक्खी, चींटी, दीमक और बर्रे। मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुनोपरांत सेक्स करने के बाद मार डालती है। रेशम का कीड़ा, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़े को शहतूश के पेड़ों पर पाला जाता है। भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का पालन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में होता है। नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से उसको पहचान लेता है। पोचमपल्ली एवं कलमकारी आंध्र प्रदेश में प्रचलित रेशमी साड़ी हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर उपयुक्त रहता है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। यह कॉलोनी या बस्ती में रहती है। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा होता है जहाँ पर फूल, पत्तियाँ और पेड़ पौधे अधिक होते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना अक्टूबर एवं दिसंबर होता है। मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग 12 किलो शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं। मधुमक्खी अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती है। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी के वॉक्स एवं चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। पश्मीना बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। पश्मीना बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। पश्मीना बकरी -40 डिग्री तापमान पर भी रहकर जीवन यापन कर सकती है। पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। पश्मीना के शाल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा सर्द होते हैं। पश्मीना के शाल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं। चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेबो कहा जाता है। अब गिलहरी पर चर्चा करते हैं। गिलहरी एक स्तनधारी जीव है। गिलहरी सदैव कुछ न कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत न बढ़ें। ऐसे जीव उनके शरीर पर बाल या कान पाए जाते हैं। वे बच्चे देते हैं अर्थात स्तनधारी होते हैं। चूहा एक स्तनधारी जीव है। चूहे की देखने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है लेकिन सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। केचुओं को किसानों का मित्र भी कहते हैं क्योंकि केचुआ मिट्टी को खाता है। मिट्टी को खाकर मिट्टी को भुरभुरा बना देता है जिससे जड़ें तक हवा एवं पानी अच्छे से पहुंच सकती हैं, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। केचुआ के माध्यम से जैविक खाद भी बनाई जाती है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन स्तनधारी जलीय जीव है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है। मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है आसानी से सीख सकता है। भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाते हैं जिसे गंगा टाइगर भी कहा जाता है। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती है। जब शत्रु हमला करता है तो अलग ध्वनि, जब मित्र से मिलना है तो अलग ध्वनि। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या लगातार घटती जा रही है। नीली हवेल, नीली हवेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। नीली हवेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। नीली हवेल गुस्सेल प्रजाति की जीव है। सर्वाधिक नीली हवेल प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हाथी समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। हाथी के समूह में हथनी एवं बच्चे रहते हैं। समूह में 10-12 हथनी प्लस बच्चे रहते हैं। नर हाथी अपने समूह को 14-15 वर्ष की उम्र में छोड़ देते हैं। हाथी का 3 माह तक का बच्चा लगभग 200 केजी का होता है। एक स्वस्थ हाथी दिन भर में 100 किलो अर्थात 1 कुंटल पत्तियां खा लेता है। घास, दाल, छाल या घास फूस। हाथी काले रंग के होते हैं इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ एवं जल में खेलना पसंद करते हैं। हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक होता है लगभग 22 माह तक। हाथी दिन भर में केवल 2-4 घंटे ही सोता है। स्थलखंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी है। चील, बाज एवं गिद्ध। चील, बाज, गिद्ध का घोंसला 4-5 फीट का होता है। वह अपने घोंसले का इस्तेमाल साल दर साल करता है। चील, बाज, गिद्ध की दूरी से देखने की क्षमता मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। अर्थात यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर दूर से देख सकता है तो उसी वस्तु को 25-8 मीटर की दूरी से देख सकता है। अब वनस्पति जगत में बात करते हैं। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्र पर मरुस्थल का विस्तार है। इसे प्यासी धरती की भूमि कहा जाता है। वहाँ पर यह पौधा काफ़ी उपयोगी है। रेगिस्तानी ओक का तना स्कूल के छत के बराबर 10-12 फीट या 4 मीटर का होता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें तने से 30 गुना गहरी होती हैं। रेगिस्तानी ओक के तने में जल संग्रहित रहता है। स्थानीय निवासियों के सामने जब जल संकट आता है तो वे एक चाकू या पाइप की मदद से तने में संग्रहित जल का उपयोग करते हैं। घटपड़ी कीट पक्षी पौधा है। शिकारी पौधा जिसे बोलते हैं। घटपड़ी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत
भारत की मेघालय राज्य में पाया जाता है। घटपड़ी को शिकारी पौधा कहा जाता है क्योंकि यह चूहा, मेढक एवं अन्य कीड़े मकोड़ों को शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़े नुमा आकृति का होता है। घड़े के मुख के पास कांटे नुमा आकृति लगी होती है। जैसे ही कोई जीव वहां पहुंचता है उसका शिकार हो जाता है। विश्व में थार के मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है। घटपड़ी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार की जीव खिंचे हुए उसके पास चले आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। घटपड़ी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। कीट बच्ची पौधों के नाम निम्नलिखित हैं: नेपेंथिस, ड्रोसेरा, यूटिकुलेरिया। खेजड़ी एक विशाल छायादार वृक्ष है जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी की जड़ें गहरी होती हैं और कम पानी में भी रह सकती हैं। खेजड़ी की छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। खेजड़ी की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं इसलिए इसका उपयोग साल दर साल किया जाता है। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में भी किया जाता है। खेजड़ी की छाल का प्रयोग दवा औषधि बनाने में किया जाता है। खेजड़ी की पत्ती का प्रयोग चारा के लिए भी किया जाता है। इसकी महत्ता को देखकर राजस्थान सरकार ने इस वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित कर दिया है। अब लाइकेन के बारे में बात करते हैं। लाइकेन क्या है? सहजीवी होते पौधा। देखिए, कवक और शैवाल ये सहजीवी हैं। कवक का रंग सफ़ेद होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें समस्या क्या है? भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं इसलिए। और शैवाल, इनका रंग हरा होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। समस्या क्या है? आधार। तो शैवाल, कवक और लाइकेन। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। एक सेकंड, थोड़ा सा। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम है। कवक सफेद रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि के माध्यम से नहीं बना पाता है। इसलिए कवक सड़े गले स्थानों पर ही पाए जाते हैं, अतः कवक की मुख्य समस्या भोजन है। शैवाल हरे रंग के होते हैं, उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की विधि के माध्यम से भोजन भी बना लेते हैं क्योंकि शैवाल की मुख्य समस्या होती है आधार। कवक और शैवाल के मध्य सहजीविता से जहाँ कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त होता है तो वहीं शैवाल को कवक के आधार प्राप्त होता है। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। जब वायुमंडल में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। ताजमहल मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली SO2 के कारण पीला पड़ रहा है क्योंकि SO2 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसे स्टोन कैंसर गैस भी कहते हैं। ताजमहल के चारों तरफ लाइकेन लगवाया गया है ताकि अम्ल वर्षा या वातावरण में SO2 की बढ़ोतरी का पता लगाया जा सके। बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद की जड़ें दूर तक फैली होती हैं। बरगद के तने से जड़ें लटकती हैं जो तने को सहारा देने का कार्य करती हैं। पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष है। पीपल का तना एवं जड़ें दूर तक फैले होते हैं। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे O2 देता है, ऑक्सीजन देता है। पीपल को बोध वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। जेट्रोफा एक मुख्यतः ब्राज़ील का पौधा है। जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। जेट्रोफा की खेती उन क्षेत्रों में भी किया जाता है जो शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। भारत में जेट्रोफा के स्थान पर बायोडीजल के लिए करंजिया पोंगोमिया का इस्तेमाल किया जाता है। यूकेलिप्टिस मूलतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। यूकेलिप्टिस को सामाजिक वानिकी का या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है क्योंकि यूकेलिप्टिस एक दिन में लगभग 40 लीटर जल का अपव्यय करता है। यूकेलिप्टिस को भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 के तहत भारत में लाया गया। क्रोटन को जल का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। क्रोटन को मुख्य फसल के साथ लगवाया दिया जाए तो मुख्य फसल की सिंचाई कब करना है इसकी सूचक क्रोटन दे देता है क्योंकि क्रोटन की जड़ें गहरी नहीं होती हैं और जल संकट होने पर वह जल्दी सूख जाती है, जिससे पता चलता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करना है। सीता अशोक को शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे लगाया जाता है क्योंकि सीता अशोक ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। मानव जगत। रक्त। एक पुरुष जिसका रक्त समूह A है उसका विवाह AB रक्त समूह वाली महिला के साथ होता है तो उस दंपति को बच्चे होने की संभावना होगी। तो यहाँ पर A 50%, B 25%, AB 25% और O तो 0% होगी। एक पुरुष जिसका विवाह O रक्त है उसका विवाह अगर AB रक्त समूह वाले से होता है तो नव दंपति के बच्चे होने की संभावना A 50%, B 50% और AB 0%। जिस पुरुष का विवाह B है उसका रक्त ग्रुप B है और उसका विवाह AB रक्त वाले से महिला से होता है तो इस दंपति के संतान होने की प्रायिकता जो है A 25%, B 50% और AB 25% है। एक रक्त समूह जिसका
एक पुरुष जिसका रक्त समूह ए है उसका विवाह ओ रक्त समूह वाली महिला से होता है तो रक्त समूह के बच्चे होंगे। तो यहाँ पर ए के 50% चांस हैं और ओ के 50% हैं। बी और ए भी बिल्कुल नहीं होगा। एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है और उसका विवाह ओ रक्त समूह वाली महिला से होता है तो ओ रक्त समूह वाले ही बच्चे होंगे 100%। आनुवांशिक रोग हैं वर्णांधता और हीमोफीलिया। एक वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य महिला के साथ होता है। इसमें कितने % पुत्र रोगी होंगे? तो महिला, वाहक महिला और पुरुष सामान्य पुरुष। एक पुरुष जो वर्णांध रोगी है उसका विवाह वाहक महिला के साथ होता है तो कितने % बच्चे रोगी होंगे? तो महिला, एक रोगी महिला और एक वाहक महिला। पुरुष, एक रोगी पुरुष और सामान्य पुरुष। एक्स वाई सामान्य पुरुष, एक्स वाई रोगी पुरुष, एस एक्स सामान्य महिला, एक्स एक्स वाहक महिला। आवास, अब आवास पे चर्चा करते हैं। तो आवास, मानव आवास और पक्षियों के आवास। तो मानव आवास लकड़ी के घर, लकड़ी एवं पत्थर के घर, मिट्टी के घर, बर्फ के घर, हाउस बोट, रेम्बो एवं लेखा, पेड़ों का घर। पक्षियों के आवाज़ जिसमें घोंसला, कलचिड़ी, फाख्ता, शकरखोरा, कौआ, कोयल, दर्जन चिड़िया, कबूतर, गौरैया, चील, बाज, गिद्ध, बीबर, पक्षी, उल्लू, मैना, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मानव आवास। लकड़ी के घर, लकड़ी के घर वर्षा बाहुल्य वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। भारत में लकड़ी के घर मुख्यतः असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों में बनाए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा अधिक होती है इसलिए वहाँ पर जंगल अधिक हैं और वहाँ पर लकड़ी की प्रचुरता है। लकड़ी के घर ढालयुक्त क्षेत्रों में और 10-12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, लगभग 3 मीटर 3.5 मीटर। लकड़ी के घरों की दीवारें, फर्श एवं छत लकड़ी के ही बने होते हैं। लकड़ी के घर बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में बांस को हरा सोना कहा जाता है। लकड़ी एवं पत्थर के घर, लकड़ी एवं पत्थर के घर भारत में मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली, लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं उत्तराखंड में पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य चुनौती है बादल फटना, अत्यधिक बारिश, भूकंप, बर्फबारी, चट्टानों को खिसकना आदि। पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी एवं पत्थर के घर 2 मंजिला बनाए जाते हैं। पहली मंजिल में ये लोग अपने पशुओं और सामानों को रखने का कार्य करते हैं और दूसरी मंजिल में यहाँ के लोग खुद रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की नींव को मजबूत रखा जाता है। इन दीवारों को पत्थर से बनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों के फर्श को लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। इन क्षेत्रों में घरों की दीवारों को चूने से पोता जाता है ताकि घरों में कीड़े मकोड़े प्रवेश न कर सकें। इन घरों के छतों को ढालयुक्त रखा जाता है ताकि अधिक वर्षा एवं बर्फबारी से बचा जा सके। यहाँ के लोग छतों का इस्तेमाल अनाज एवं फलों को सुखाने के लिए करते हैं। मिट्टी के घर, मिट्टी के घर मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। मिट्टी के घर भारत में मुख्यतः राजस्थान एवं उत्तराखंड में उत्तर भारत में पाए जाते हैं। मिट्टी के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं ताकि सूर्य की ऊष्मा घरों में प्रवेश न कर सके। मिट्टी के घरों की छतों को घास फूस से लकड़ी का बनाया जाता है ताकि मिट्टी के घरों की छतों को ढालयुक्त बनाया जाता है ताकि वर्षा जल छतों पर संग्रहित न हो सके। मिट्टी के घरों को फर्श समय समय पर गोबर से लीपा जाता है ताकि घरों में कीड़े मकोड़े प्रवेश न कर सकें। मिट्टी के घरों की दीवारों को समय समय पर मिट्टी एवं गोबर से लीपा जाता है, दीवारें मजबूत रहें। बर्फ़ के घर, बर्फ़ के घर मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बर्फ़ के घर मुख्यतः एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं। बर्फ़ के घरों की दीवारें बर्फ़ के टुकड़ों से बनाई जाती हैं। बर्फ़ के घरों की दीवारें दोहरी कड़ से युक्त होती हैं ताकि घरों की ऊष्मा बाहर न निकल सके। बर्फ़ के घरों के दरवाजे बहुत छोटे रखे जाते हैं ताकि ठंडी एवं बर्फीली हवाएं घरों में प्रवेश न कर सकें। एस्किमो जनजाति के लोग उच्च मांसाहारी होते हैं। हाउस बोट या नाव पर घर मुख्यतः जम्मू कश्मीर एवं केरल राज्य में बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्यतः डल झील एवं बूलर झील बनाए जाते हैं। हाउस बोट की दीवारें एवं छतों में सुंदर नक्काशी किया जाता है ताकि सैलानियों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। लेखा एवं रेबो, चांगपा जनजाति के द्वारा जिन अस्थायी घरों में निवास किया जाता है उसे रेबो कहा जाता है। चांगपा जनजाति के द्वारा जिन घरों में अपनी पश्मीना बकरी को पालते हैं उसे लेखा कहते हैं। पेड़ों पर घर, पेड़ों पर घर विश्वोत्तरीय क्षेत्र में निवास करने वाले पिग्मी जनजाति कांगो गणराज्य देश में अफ्रीका के द्वारा बनाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति द्वारा पेड़ों पर घर इसलिए बनाया जाता है ताकि हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षा प्राप्त हो सके। आगे है अभी पक्षियों के आवास। पक्षी अपना घोंसला तभी बनाता है जब उसे अंडे देना होता है। अलग अलग पक्षी अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग कर अपना घोंसला बनाते हैं। पक्षियों के घोंसलों के अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौवा अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। कौवा अपना घोंसला बनाते समय उसमें लोहे के तार एवं लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। कोयल अपना घोंसला बनाते समय उसमें लोहे के तार एवं लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो अपने अंडे कौवे के
घोंसले में देती है। कौवा उसे अपना समझकर पालता पोसता है। कलचिड़ी, कलचिड़ी पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना अंडे देती है। कलचिड़ी अपने घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई आदि के माध्यम से बनाती है। गौरैया अपना घोंसला घर में अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे और घर की दीवार के आले में बनाती है। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडर में बनाता है। बसंत गौरी अपना घोंसला तने में गहरा छेद कर बनाती तथा उसी में अपना अंडा देती है। दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिलकर लेती है और उसके बीच बनी थैली में अंडा देती है। शक्करखोरा अपना घोंसला छोटे या झाड़ी या डाली पर बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेट की छाल के टुकड़ों, कपड़ों के चीथड़ों, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले का भी बना करती है। फाख्ता, फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। बीबर पक्षी या का घोंसला लालटेन जैसा होता है। बीबर पक्षी में नर बीबर पक्षी नहीं ही घोंसला बनाता है। नर बीबर पक्षी कई सारे बीबर घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर पक्षी उसमें से पसंद करती है, उसी घोंसले में अंडे देती है। उल्लू अपने बच्चे पुराने पेड़ों के खोखलों में छेद में अपने बच्चे देता है। उल्लू अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे घुमा सकती है। चीलबाज गिद्ध अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाते हैं और कौवा किसी भी पेड़ की ऊंची डाल पर। ये पक्षी अपने घोंसले का इस्तेमाल 10 साल करते हैं। इन पक्षियों का घोंसला 4-5 फीट चौड़ा भी होता है। पक्षियों के दुश्मन या शत्रु, पक्षियों के शत्रु मानव एवं अन्य जीव हैं। इन जीवों में जैसे सांप, गिलहरी, चूहा, बिल्ली आदि। भोजन, अगला टॉपिक है अपना भोजन। क्षेत्रीय भोजन, सरसों के तेल में बनी मछली जम्मू कश्मीर में, नारियल के तेल में बनी मछली गोवा में, टेपिकोआ एवं नारियल केरल में। केरल के लोग उसे अपने आंगन में उगाते हैं। लिंगहुफेन सांपों का मांस है, ये हांगकांग में खाया जाता है। ढोकला एवं लेमन राइस, ठीक है, ढोकला एवं नींबू के चावल गुजरात में। पाव भाजी व बड़ा पाव मुंबई महाराष्ट्र में। बांस की मोमोज और बांस की कोपल एवं मोमोज ये नागालैंड में। सरसों का साग एवं मक्के की रोटी पंजाब में। संतुलित भोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व, फाइबर। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होता है। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। 1 ग्राम वसा बराबर 9.1 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4.2 कैलोरी। ऐसे खिलाड़ी जो शारीरिक श्रम या अधिक ऊर्जा वाले खेल में भाग लेते हैं उन्हें अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट पर अधिक बल देना चाहिए, जैसे क्रिकेटर, हॉकी प्लेयर, फुटबॉलर, धावक आदि। इसके अलावा किसान एवं मजदूर को भी कार्बोहाइड्रेट अधिक लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापा जैसे रोग होने की संभावना रहती है। वसा, वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में जंतु वसा भी कहते हैं, चर्बी, घी, मक्खन। यह वसा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। असंतृप्त वसा, वनस्पति वसा भी कहते हैं इसे, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी अलसी का तेल। यह वसा मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तैलीय भोज्य पदार्थ जैसे समोसा, चाउमीन, बर्गर आदि मोटापा को बढ़ाते हैं, इसलिए इन उत्पादों का सेवन न्यूनतम करना चाहिए। प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वासिकोर नामक बीमारी होती है, रोग होता है। प्रोटीन शरीर निर्माण के लिए उत्तरदायी है। शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है और कोशिकाएं प्रोटीन से बनी होती हैं। प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर और मरासमस रोग होता है। प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता बच्चों को होती है, क्योंकि बच्चों के शरीर का निर्माण एवं मस्तिष्क का निर्माण हो रहा होता है। भारोत्तोलकों, कड़म मल्लेश्वरी और मानसिक खेलों जैसे कैरम है, शतरंज के खिलाड़ियों को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। विटामिन्स हीनता इन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। हीनता कमी के कारण घुलनशील के आधार पर विटामिन जल में घुलनशील होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई के। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, आंखों में संक्रमण भी हो जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए के स्रोत गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, चौपाई, बथुआ आदि। इसके अलावा पक्का आम,
दूध, अंडा, मछली आदि। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके अलावा दांत एवं मसूड़े भी कमजोर हो जाते हैं, घाव भी जल्दी नहीं बढ़ते हैं। विटामिन सी के स्रोत हैं खट्टे सभी फल। विटामिन सी पाया जाता है जैसे आंवला, मौसमी, नींबू, बेर, कच्चा आम, संतरा, कैथा, करेंदा, हरी मिर्च, टमाटर आदि। विटामिन सी को प्रतिरक्षा विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस या सूखा रोग होता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं एवं पैर भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, शरीर बडौल हो जाता है। विटामिन ई की कमी से बांधता का बांझपन जैसे रोग होते हैं। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत अंकुरित अनाज होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के स्रोत हैं दूध एवं अंडे से बने उत्पाद। विटामिन B6 एवं B12, इस विटामिन की कमी से एनीमिया या रक्त अल्पता नामक रोग होता है। स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, गुड़, आंवला एवं ऐसे फल या सब्जियां जो काटने के बाद काले पड़ जाते हैं, उससे आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो चना, मटर, मूंगफली और मूंग, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। निम्न में सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। निम्न में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है तो शैवाल में। ये कुछ प्रश्न हैं। अब खनिज तत्वों पर चर्चा करते हैं। आयरन लौह तत्व। आयरन की कमी के कारण एनीमिया या रक्त अल्पता नामक रोग होता है। स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, पपीता, चौराई, गुड़, कलेजी, आंवला आदि। आयोडीन की कमी से घेंगा गलकंड नामक रोग होता है। आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत आयोडीन युक्त नमक होता है। इसके अलावा समुद्री खाद्य पदार्थों में जैसे समुद्री शैवाल, समुद्री मछली, समुद्री केकड़ा एवं अन्य समुद्री जीवों में आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। घेंगा या गलकंड नामक रोग समुद्री तटीय क्षेत्रों के लोगों में नहीं होता। यह बीमारी मुख्यतः पर्वतीय पठारी क्षेत्रों के लोगों में अधिक होती है। कैल्शियम की कमी से दांत एवं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से रक्त का थक्का भी नहीं जमता है। स्रोत क्या है? दूध एवं दूध से बने उत्पाद कैल्शियम से अच्छे स्रोत। फाइबर युक्त भोज्य पदार्थों को दैनिक रूप में लेना चाहिए क्योंकि फाइबर युक्त भोज्य पदार्थ दांतों को साफ रखते हैं। भोजन के आधार पर विभिन्न प्रकार के जीवों की दांतों की बनावट निम्नलिखित है। सांपों के दांत होते हैं लेकिन वे अपने भोजन को सीधा निकल जाता है, उसे काटना या चबाता नहीं है। गिलहरी के अग्र दांत सदैव बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह कुछ न कुछ कुतरती रहती है ताकि अग्र दांत न बढ़े। गाय के दांत आगे के दो छोटे होते हैं ताकि वो चारा को काट सके एवं उसे खा सके। गाय के पीछे के दांत चौड़े एवं बड़े होते हैं ताकि भोजन चारा को चबा सके। नोट: पशुओं की आयु की गणना उनके दांतों को गिनकर या सींग के छल्लों के देखकर पता की जा सकती है। वृक्ष की आयु की गणना वलयों के आधार पर की जा सकती है। जीवाश्म की आयु की गणना कार्बन डेटिंग के आधार पर C4 किया जाता है। और पृथ्वी की आयु की गणना यूरेनियम विधि द्वारा की जाती है। वन्य जीवों की संख्या की गणना उनके पद चिन्हों के आधार पर किया जाता है। भोजन पकाने की विधियाँ उबाल कर, ठीक है, जैसे कौन कौन सी उबाल कर? दाल, चावल, अंडा, आलू, शकरकंद आदि। सेंक कर रोटी, ब्रेड, पापड़। भूनकर आलू, शकरकंद, चना, मटर, मूंगफली आदि। तलकर सब्जी, समोसा, ठीक है, आलू, पूड़ी, पापड़, मछली इत्यादि। भोजन या खाद्य पदार्थों का संरक्षण। हरी पत्तेदार सब्जियों को संरक्षित करने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। आम को संरक्षित करने के लिए निम्न तरीके हैं: अचार एवं खटाई के रूप में, आम पापड़ के रूप में, जूस के रूप में, टॉफ़ी के रूप में, मैंगो फ्रूटी के रूप में। आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मोमिट्री टांड्रा कहा जाता है। प्याज एवं लहसुन को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें नमी वाले क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। दूध को संरक्षित रखने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है कि उन्हें उबाल कर रखें। उसके अलावा दूध का पाश्चुरीकरण करने के बाद दूध जीवाणु विहित हो जाता है, इसलिए वह खराब नहीं होता है। अगला टॉपिक है आपका जल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं। तरुण भारत संघ, संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ की स्थापना राजस्थान में की थी। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को एशिया का जल पुरुष भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। यह संस्था जल संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। सीमा संघ की स्थापना कर्नाटक राज्य के होलगुडी नामक स्थान पर स्थानीय बच्चों ने किया था। सीमा संघ की स्थापना का उद्देश्य पेयजल स्रोतों को साफ रखना और उन्हें सुरक्षित रखना है। जल संरक्षण के साधन हैं। जल संरक्षण के प्राकृतिक साधन हैं जैसे तालाब, कुआं, बावड़िया और पोखर, छोटा पोखर।
कुआं। प्राचीन काल में कुआं पेयजल का मुख्य साधन था, लेकिन वर्तमान में अधिकांश कुएं सूखते जा रहे हैं, जिसके निम्न कारण हैं। बढ़ता बोरिंग पंप का प्रचलन, प्राकृतिक जल संरक्षण के साधनों का नष्ट होना, तालाब, पोखर, वनों एवं वृक्षों का तेजी से विनाश, कुएं के चारों तरफ पक्काकरण या सीमेंटीकरण करना। बावड़िया या सीढ़ीदार कुआं। बावड़िया मुख्यतः उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए वहाँ की बावड़ियों का उपयोग किया जाता है। भारत में मुख्यतः बावड़ियाँ गुजरात एवं राजस्थान में बनाए जाते हैं। बावड़ियों में सीढ़ीदार कुओं में पेयजल का शुद्ध जल संग्रहित रहता है। उत्तराखंड की नई नवेली बहू को तालाब के पास एवं झरने के पास जाकर सिर झुकाकर पूजा करनी पड़ती है। राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के आसपास के स्थानों पर 1986 में सूखा पड़ गया था और अधिकांश बावड़ियां सूख गई थी। तब मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ियों से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकालकर, जिससे लोगों को पुनः स्वच्छ जल मिल सके, इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने दिया था। पुराने समय में पेयजल को रखने के लिए सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन या पीतल के घड़े का इस्तेमाल किया जाता था। पेयजल को संरक्षित करने के तरीके हम इस टॉपिक को अगले वीडियो में देंगे। इससे जो शेष बचा है, तब तक के लिए आप हमारे YouTube पर बने रहिए। बहुत जल्द आपको वीडियो मिलने वाला है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को शेयर कर